गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजेश यादव, अभ्युदय नगर म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2B डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2B। तो नंबर 2B में बच्चों देखो किस तरह के प्रश्न आएंगे। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। 5 प्रश्न होंगे। राजेश सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है सर, की आवाज भी बहुत रुक रुक के आ रही है। 5 प्रश्न हेलो राजेश सर। और उसमें से 3 आपको हल करने हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है ना वो 2-2 नंबर का होगा। तो इस तरह से अगर आप स्क्रीन ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2B है, वो 6 मार्क्स का। आप उस सर 1 मिनट स्क्रीन दिखाई दे। हाँ सर, अब आपको दिख रही है स्क्रीन? दिनेश सर, दिनेश सर 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ सर, अब दिख रही है स्क्रीन बच्चों नहीं, लोग? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। दिनेश सर, आवाज आ रही है सर मेरी? आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? अभी भी? हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है। हाँ, हाँ, अभी आपकी स्क्रीन आवाज आ दिखाई रही दे है रहा है सर। सर, हाँ कंटिन्यू हाँ कीजिए हाँ सर। हाँ, अभी दिखाई दे रहा हेडफोन दोनों स्क्रीन दिखाई है। हाँ हाँ, ओके सर, आवाज आवाज आ रही है। आवाज सर, है। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, कंटिन्यू। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है सर। आपकी आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए, स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। राजेश सर। ओके सर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग, थोड़ा नेट इशू हो गया था। हाँ हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो, हाँ 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 सर, नंबर 2B ये, हाँ सर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2B ये बच्चों 6 मार्क्स का है और इसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 3 प्रश्न आपको हल करने हैं और हर प्रश्न जो है ना वो 2-2 नंबर का है। अब उसमें से जो रासायनिक विज्ञान है, मतलब जो केमिकल्स रासायनिक समीकरण, उसके ऊपर और भौतिक के ऊपर 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कम से कम 2-2 प्रश्न होंगे। अब प्रश्न की रूपरेखा देखो कैसी होगी। संख्यात्मक प्रश्न, गणितीय प्रश्न आएंगे, सवाल आएंगे हल करने के लिए, 2 नंबर के छोटे क्वेश्चन आएंगे, पहले वाले पार्ट में से आ सकता है। फिर आपका विद्युत धारा वाला चैप्टर से और ऊष्मा वाले चैप्टर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नियम लिखना होगा, नियम तथा परिमाण, परिमाण यानी मात्रा, तो नियम और उदाहरण सहित आपको लिखने होंगे। टिप्पणी लिखनी होगी,
रासायनिक अभिक्रिया जो तीसरे पाठ में रासायनिक समीकरण लिखने के लिए आ सकता है, और संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना होगा। प्रवाह तालिका मतलब चार्ट के जैसा प्रश्न आएगा, पिछली बार हम लोगों ने प्रश्न आ सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट अंतर स्पष्ट है, किसी का गुणधर्म लिखने के लिए आता है या वैशिष्ट्य लिखने के लिए आएगा, लक्षण लिखने के लिए आएगा। तो ये देखिए लक्षण है, गुण है, दोष है, ये तो ज्यादातर साइंस 2 में आता है, लेकिन साइंस 1 में आपका गुणधर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा हो सकता है। और उदाहरण, किसी भी नियम का उदाहरण लिखने के लिए आ सकता है। तो ये प्रश्न नंबर 2B का ये इस तरह से प्रश्न की रूपरेखा है। इसी तरह के प्रश्न अगर आप बोर्ड का पेपर देखेंगे तो इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। एक संख्यात्मक प्रश्न जरूर रहेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2B में, और बाकी सब नियम है, टिप्पणी है, रासायनिक समीकरण है, अंतर स्पष्ट है, गुणधर्म है और उदाहरण है। ठीक है, तो अगर जिनका मैथ्स वाला पार्ट वीक है, तो अगर वो सोचे कि ये संख्यात्मक प्रश्न थोड़ा हमको कठिन जाएगा, तो उस पे वो ध्यान न देके, क्योंकि बच्चों 5 प्रश्न है, उनमें से 3 हल करने हैं, यानी 2 प्रश्न आप ऑप्शन में रख सकते हो। तो संख्यात्मक प्रश्न जो है उसको आप ऑप्शन में रख के बाकी के प्रश्नों पर अगर आप काम करो तो ये 6 नंबर आपके हो सकते हैं। अब पहले पार्ट में देखिए क्या क्या पूछ सकता है, 2 नंबर वालों में क्या क्या पूछ सकता है। जैसे परिभाषाएं पूछ सकती है, तो गुरुत्व जनित त्वरण, जिसका दूसरा नाम है पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण। ठीक है, अब ये गुरुत्व त्वरण क्या है कि स्वतंत्र रूप में नीचे गिरने वाले किसी पिंड में स्वतंत्र रूप से, अभी जैसे गेंद आप ऊपर आसमान में जब फेंकते हो, गेंद ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो ऊपर से जब वो नीचे आ रही है, अब आप इमेजिन करो कि गेंद ऊपर से नीचे आ रही है, तो अगर कोई पिंड, अब गेंद क्या है, एक पिंड है, और जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, पृथ्वी की तरफ आएगी, तब उस पे क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण, त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग ऋण आरंभिक वेग बटा लगा हुआ समय। तो ऊपर से नीचे अगर कोई चीज आती है वो ना बच्चों बहुत तेजी से आती है। ऊपर से पत्थर अगर फेंको तो बंदूक की गोली से भी तेज जख्म देती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। यानी आपको क्या ध्यान में रखना है, गुरुत्व जनित त्वरण आया तो आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको नहीं परिभाषा याद है तो आप ऐसा लिख दो कि कोई पिंड ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या उत्पन्न होता है, त्वरण, और उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण या गुरुत्व त्वरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद मुक्त पतन, जब कोई पिंड क्या होता है, केवल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे आता है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कोई भी पिंड अगर ऊपर है तो वो पिंड नीचे की तरफ आती है, तो उस पिंड की गति को मुक्त पतन कहते हैं। फिर मुक्ति या पलायन वेग, मुक्ति और पलायन एक ही शब्द है बच्चों। तो ये क्या है, मुक्ति या पलायन वेग, प्रारंभिक वेग और मुक्ति वेग, प्रारंभिक वेग जो होता है वो मुक्ति वेग के बराबर होता है, और बराबर होने के कारण पृथ्वी के पृष्ठभाग से, अब ये ना नीचे से ऊपर जा रहा है बच्चों। ये जो मुक्ति या पलायन वेग है, ये प्रारंभिक वेग मुक्ति वेग के बराबर होने के कारण पृथ्वी के पृष्ठभाग से सीधे ऊपर की तरफ जाने वाला पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त हो रहा है। क्योंकि आप गेंद को जब नीचे से ऊपर फेंकते हो, अभी तक हम लोगों ने गुरुत्व जनित त्वरण और मुक्त पतन किया, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब ये जो मुक्ति और पलायन वेग है ना, ये नीचे से ऊपर, जब आप नीचे से ऊपर गेंद फेंकते हो ना तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा कब होगा, जब ऊपर से नीचे कोई चीज आती है।
तो ये चीजें छोटी छोटी हैं, आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? गुरुत्व जनित त्वरण और मुक्त पतन में गेंद यानी पिंड ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ठीक है। तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको गुरुत्व त्वरण कहते हैं, और उसमें जो वेग स्पीड जिसको बोलते हो वो आपका मुक्त पतन है। और जब नीचे से ऊपर आप गेंद को फेंकोगे यानी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कम हो जाता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल कम हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? मुक्त पतन, मुक्ति पलायन, मुक्ति वेग या पलायन वेग। अब इसके बाद बच्चों देखो, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है 2 नंबर में इस पाठ से जो आता है ना, वो है द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट करने के लिए। क्या आएगा? द्रव्यमान और भार में। तो बच्चों देखो, परिभाषाएं बहुत लोगों को नहीं याद होती है, लेकिन 2 चीज आप ध्यान में रख लो, आपको 1 नंबर मिल गया। अब द्रव्यमान आया ना तो अदिश लिख दो, अदिश राशि है, और भार सदिश राशि है, ठीक है। 1 नंबर आपका वहां पे हो गया, आधा आधा 1 नंबर मिल जाएगा। द्रव्यमान को क्या लिखोगे? अदिश, अदिश राशि, और भार क्या है? सदिश राशि। दूसरा, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम और भार की इकाई न्यूटन। कम से कम ये 2 पॉइंट आप याद रखो। तीसरा अगर आपको याद हो सकता है तो याद करके आप लिख दो, दोनों की परिभाषाएं आप लिख सकते हो। लेकिन कम से कम अगर ये आया भार और द्रव्यमान, और बच्चों अगर मान लो परिभाषा भी लिखने को आई, भार की परिभाषा या द्रव्यमान की, और आपको परिभाषा नहीं याद है, तो उसकी जगह पे ये 2 पॉइंट आप लिख दोगे तो भी आपको 2 नंबर में से 1 नंबर तो मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर कैसे कमाना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको भार और द्रव्यमान की परिभाषा पूछी और आप सोचोगे अरे मुझे तो परिभाषा आती नहीं है, जाने दो, इसको छोड़ देता हूँ, तो उसकी जगह पे अगर आप ये 2 शब्द लिख दो, जैसे द्रव्यमान आया तो आप लिख दो ये अदिश राशि है और इसकी इकाई किलोग्राम है, तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। भार आया तो ये सदिश राशि है और इसकी इकाई न्यूटन है, ठीक है बच्चों। अब न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन ने क्या कहा कि इस पिंड पे, सॉरी, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है वो एक दूसरे से क्या होते हैं? टकराते हैं, यानी उनके अंदर क्या है? आकर्षण बल है। तो विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य प्रत्येक पिंड को एक निश्चित बल के द्वारा क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जो आकर्षण बल है उस पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। बच्चों ध्यान से सुनो, आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात आकर्षण बल, पृथ्वी का आकर्षण बल, ओके, क्या है? उन 2 पिंडों के द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी वजन, उन 2 पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का विलोमानुपाती होता है। बस यही है वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। आप कैसे लिखोगे? पृथ्वी का जो आकर्षण बल है 2 पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के विलोमानुपाती होता है, ठीक है। तो आपको इस पाठ में से 2 मार्क्स का सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने हैं, बस इतने कर लिए, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, और आप आराम से इसका आंसर दे सकते। अब इसके बाद है तत्वों का वर्गीकरण। बहुत बड़ा पाठ है तत्वों का वर्गीकरण। अब तत्वों के वर्गीकरण में क्या क्या 2 नंबर के लिए आ सकता है, ये आपके सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। अब बच्चों देखो, पहली चीज तो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण पर आधारित प्रश्न आ सकता है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा है।
कि मान लो किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 2, 8 और 2 है, तब उस तत्व का नाम लिखो, उसका परमाणु क्रमांक लिखो, है ना? और वो कौन से समूह में है, कौन से आवर्त में है। तो इसके आधार पे प्रश्न आ सकते हैं बच्चों। अब हमेशा 2, 8 और 2 नहीं होंगे, 2, 8 और 1 भी हो सकते हैं, 2, 8 और 3 भी हो सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि 2, 8, 2 ये कौन है? 8 और 2 10 और 2 12, 12 नंबर पे कौन आता है? मैग्नीशियम। अगर 1 दे दिया तो 11 हो जाएंगे, 11 पर सोडियम, 3 दे दिया तो एल्यूमिनियम हो जाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम 13 होता है। तो ऐसे प्रश्न बहुत इजी होते हैं, क्योंकि उसी के अंदर उसका आंसर है। सिर्फ तत्व का नाम याद रहना चाहिए बच्चों। तो मेरी सलाह अगर ये है तो कम से कम 20 तत्वों का नाम क्रम से अगर आप लोग याद कर लो तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। जैसे हा, ही, ली, बे, बो, का, ना, आ, फ्लो, नी, सो, मैं, एल, सी, फासा, क्लोआ, पोकैस, टी, वे, क्रो, मैया, को, नी, का, जी। देखो ये 30 तत्व हो गए। मैंने आपको 30 तत्वों का नाम बता दिया। ये हर तत्व का पहला नाम अक्षर मैंने याद करके रखा है। हा, ही, ली, मतलब हा मतलब हाइड्रोजन, ही हीलियम, ली लिथियम, हा, ही, ली, बे, बो, का, बे बेरिलियम, बो बोरान, का कार्बन, ऐसे। तो ऐसे आप अपने तरीके से याद करने की कोशिश करो। अ, अब अ, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण पर आधारित प्रश्नों के अलावा कौन-कौन से देखो प्रश्न आ सकते हैं। डोबे-रायनर का त्रिक का नियम, त्रिक यानी 3, ठीक है बच्चों? अब देखो डोबे-रायनर है, न्यूलैंड है और मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है? डोबे-रायनर का त्रिक का नियम, न्यूलैंड के अष्टक का नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम बच्चों। अब मेंडलीव का देखो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेंडलीव वाला जो प्रश्न है ना वो 3 नंबर में आता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता लिखो और विषमता लिखो। विशेषता और विषमता में आप कंफ्यूज हो जाते हो और वहीं पे रॉन्ग कर देते हो। पूछता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषता लिखो और आपको ध्यान आता है विशेषता नहीं विषमता है, तो आप विषमता वाले पॉइंट लिख के चले आते। अब पेपर में बाहर आने के बाद पता चलता है ये तो विशेषता पूछा था और मैंने विषमता लिखी। यानी आपको आंसर पता था कि विशेषता लिखनी है, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूजन होने की वजह से, देखो एग्ज़ाम का टेंशन तो रहता ही है, बोर्ड एग्ज़ाम है, हर किसी को टेंशन होता है और उस टेंशन में थोड़ा-सा कुछ सेकंड का मिस्टेक होने से आपके 3 नंबर चले जाते हैं। विशेषता की जगह विषमता और विषमता की जगह विशेषता। इसलिए प्रश्न आराम से पढ़ो, क्वेश्चन आराम से पढ़ो। कुछ समय ले लो, 5-10 सेकंड ले लो क्वेश्चन को समझने में और फिर उसके बाद उत्तर लिखो। तो ये सब छोटी-छोटी गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है? तो डोबे-रायनर अब जैसे त्रिक आया, तो 3 ध्यान में रखो, 3। डोबे-रायनर ने तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा, 3-3 तत्वों का उन्होंने समूह बनाया और पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार को जोड़कर जब 2 से भाग दे दिया तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार आया। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे भी लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा बच्चों, गलत कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके किताब के कठिन शब्द हों, आप अपनी भाषाओं में भी लिख सकते हो, ठीक है? अपने लेवल पे, अपने तरीके से जैसा आप समझे वैसा लिखें, नंबर मिलेगा। हाँ, लेकिन परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। परमाणु भार तो परमाणु भार। अब 3-3 तत्व लिए तो 3-3 तत्व ही होने चाहिए, 4-4 तत्व मत कर देना, ठीक है? तो डोबे-रायनर का ट्रिक यानी उन्होंने 3-3 तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा और पहले और तीसरे तत्व को जोड़कर जब 2 से भाग दे दोगे तो बीच वाले, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार आ जाएगा, ऐसा डोबे-रायनर ने कहा।
न्यूलैंड का अष्टक, अष्टक यानी 8 ध्यान में रखो। न्यूलैंड ने 8 तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही, आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बढ़ते हुए क्रम में रखा। और उन्होंने बताया कि पहले और 8वें तत्व का गुणधर्म एक समान है। डिक्टो जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिखो, नंबर आपको मिलेंगे। आवर्त सारणी यानी मोसले की आवर्त सारणी। मोसले की आवर्त सारणी क्या है? देख, तीनों ने एक गलती की, तीनों ने तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, आपके बुक में देखो परमाणु द्रव्यमान, जिस बच्चे को द्रव्यमान नहीं लिखने आ रहा है ना, वो परमाणु भार लिखो, सबसे आसान तरीका है और सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है आपको। परमाणु भार लिखिए, आप अच्छे से लिख सकते हो परमाणु भार। परमाणु भार, भार आया तो पहला वाला चैप्टर का भी भार हो सकता है, मतलब याद आ जाएगा कि हाँ पहले चैप्टर में भी भार है। ठीक है, तो परमाणु भार आप यूज कर लीजिए, परमाणु द्रव्यमान नहीं लिखने आ रहा है तो डोबे, रायनर, न्यूलैंड और मेंडलियम तीनों ने एक कॉमन मिस्टेक की, तीनों ने तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में रखा। लेकिन जो मोसले, आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक है मोसले जिनका नाम है, ऐसा भी आ सकता है कि मोसले की आवर्त सारणी का नियम लिखो, या आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखो, या दीर्घ आवर्त सारणी का नियम लिखो। आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दीर्घ आवर्त, क्योंकि बहुत बड़ा है, 1 से 18 ना, इसलिए दीर्घ नाम दे दिया। दीर्घ आवर्त सारणी का नियम लिखो। तो बच्चों ये सबसे चालाक निकला, इसने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा। परमाणु क्रमांक जेड जो नीचे होता है, तत्व के नीचे उसका परमाणु क्रमांक होता है और ऊपर परमाणु भार होता है, तो इसने परमाणु क्रमांक लिए, तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा। ठीक है, तो ये आपके 3 नियम है। और मेंडलीव के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया, विशेषता और विषमता, वो 2 चीजों पे आप ज्यादा फोकस करिए और क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे तो ऐसे सिली मिस्टेक जिसको हम कहते हैं नहीं हो पाएंगे। 2 मार्क में आपके वैज्ञानिक कारण आते हैं बच्चों। अब ये इतने सब प्रश्न हैं, आप सोचोगे सर इतना सब प्रश्न कैसे याद होगा, तो मेरे सिर्फ 2 ही मंत्र याद रखो बच्चों, और इसमें आपको सबका सही आंसर मिलेगा। आवर्त और समूह आपको पता है, आवर्त सारणी में आवर्त, जैसे इलेक्ट्रिक का खंभा देखो ना, खंभा खड़ा हुआ रहता है, तो ऐसे खड़े खंभे कितने हैं आवर्त सारणी में? 18, जिसको समूह कहते हैं। और लेटी हुई लाइनें, जैसे गटर होता है ना लेटी हुई, ऐसे कितने गटर हैं? 7 गटर हैं, उसको आवर्त कहते हैं। इलेक्ट्रिक के खंभे कितने हैं? 18, जिसको आप समूह कहना, और गटर कितने हैं? 7 है, जिन्हें हम क्या कहेंगे? आवर्त। तो आवर्त और समूह हो गए, तो अब जाओगे कैसे, गटर क्रॉस कैसे करोगे? तो आवर्त में ना बाएं से दाहिने तरफ जाते हैं, और जब हम लोग बाएं से दाहिने तरफ जाएंगे ना, तो परमाणु का आकार घटता है। परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। अब जब परमाणु का आकार घटता है ना बच्चों, तो उसका धातु का गुणधर्म घटता है और अधातु का गुणधर्म बढ़ता है, और उसका आकार छोटा होता है, यानी उसकी त्रिज्या भी कम हो गई। पहले वाले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मैं, और साथ साथ में दूसरे वाले भी प्रश्न का उत्तर दे दिया मैंने आपको, देखो। ठीक है, और तीसरे वाले भी प्रश्न का उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ, और चौथे भी प्रश्न का उत्तर आपको इसमें मिल गया। तो आवर्त सारणी में आप जो मैं आपको शब्द बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखिए, वैसे ही लिखिएगा, आपको ये सब पांचों के पांचों प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा और कोई आपका मार्क्स काट नहीं कर सकता है। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 इलेक्ट्रिक के खंभे है, ऐसा मत लिखना इलेक्ट्रिक के खंभे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्ध्वाधर स्तंभ।
अब ऊर्ध्वाधर भी बच्चों को लिखने नहीं आता है, बहुत कठिन है, हर कोई मिस्टेक कर सकता है। तो खड़ा स्तंभ लिख दो, खड़ा स्तंभ, ऊर्ध्वाधर की जगह खड़ा। 18 खड़ा स्तंभ है जिसको समूह कहते हैं, और 7 36 पत्तियां, 36 तो लिखने आ जाएगा, या तो लेटी हुई लाइन लिख दो, 7 लेटी हुई लाइन है जिसको आवर्त कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो परमाणु का आकार छोटा होता है, यानी पहले वाले आवर्त का आकार बड़ा होगा और लास्ट वाला जब 18वें में जाओगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो बाएं से दाएं परमाणु का आकार छोटा होता है, यानी उसकी त्रिज्या छोटी हो गई। अगर उसकी त्रिज्या छोटी हो गई तो उसका धातु का गुणधर्म क्या होगा, कम हो जाएगा, और अधातु का गुणधर्म बढ़ जाता है। धातु का गुणधर्म बाएं से दाएं जाने पर धातु का गुणधर्म कम होता है और अधातु का गुणधर्म बढ़ता है। और आपको पता है बच्चों कि हर कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं, जैसे के में 2 रख सकते हैं, एल में 8 रख सकते हैं, एम में 18 रख सकते हैं, और एन में 32 रख सकते हैं। तो इन सब के दरवाजे फिक्स हैं। के में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, के अपना दरवाजा ओपन नहीं करेगा। जैसे ही के में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तब वो दरवाजा ओपन करेगा, तब वो एल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एल में जब तक 8 नहीं होगा वो दरवाजा खोलने वाला ही नहीं है, वो लॉक करके रखेगा। और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वो एम के लिए खोल देगा। एम में 18, 18 जहां हुआ वो एन में, एन के लिए दरवाजा खोल देगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसीलिए जैसे जैसे हम लोग, ये देखिए ये वाले प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, और ये धातु के गुणधर्म कम क्यों होते हैं, परमाणु की त्रिज्या कम क्यों होती है, क्योंकि अब मान लीजिए कि आपके घर में एक आदमी हो तो भी उतना ही बड़ा घर है, और 10 आदमी हो तो भी उतना बड़ा घर है। लेकिन अगर वही 10 लोग अलग अलग घर में रहे तो आपके 10 घर हो जाएंगे ना, यानी घरों की संख्या बढ़ गई। तो उसी तरह से आवर्त में क्या काम करते हैं कि सब लोग जो है, यानी सब इलेक्ट्रॉन एक ही घर में आके रहना चाहते हैं, तो इसीलिए उनका जो आकार है ना वो बढ़ नहीं पाता है, वो कम होते जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन ये घर नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब उनकी कक्षाएं नहीं बढ़ रहे हैं। जबकि समूह में उल्टा है। समूह में जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आओगे, इलेक्ट्रिक का खंबा 18 खंबे हैं, तो ऊपर से नीचे आओगे तो आकार बढ़ता है, समूह में आकार बढ़ता है। तो समूह में आकार बढ़ता है क्यों, क्योंकि हर लोग नए नए घर में रहते हैं। अब परिवार में 10 लोग हैं और 10 का अलग अलग घर है, तो आपके कितने घर हो गए, आपके परिवार के 10 घर हो गए। लेकिन 10 लोग अगर एक ही घर में रहे, घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा घर है। अब मान लो इतना बड़ा घर है कि वहां पे 20 लोग भी रह सकते हैं, लेकिन कहने को तो घर एक ही है ना। तो घर की संख्या एक है, रहते 10 लोग हैं, घर एक है, लेकिन छोटा छोटा घर है, और हर लोगों के 10 लोगों के 10 घर है। तो संख्या कितनी दिख रही, 10 घर दिख रहे हैं। तो इसलिए समूह में जब आप ऊपर से नीचे आते हो इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो वो हर नई कक्षा में आते हैं। तो नई कक्षा में आने की वजह से उनका परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, धातु का गुणधर्म बढ़ता है, और अधातु का गुणधर्म क्या होता है, कम होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो जो आपका केंद्रक होता है, केंद्रक में देखो धन आवेशित प्रोटॉन होता है, और उसके बाहर जो कक्षाएं होती है उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है, और धन और ऋण के बीच में बच्चों देखो आकर्षण होता है। जब आकर्षण ज्यादा होगा ना तो इलेक्ट्रॉन केंद्रक की तरफ आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन केंद्रक की तरफ आते हैं ना तो आकार घटता है, बढ़ता नहीं है। आकार बढ़ेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन केंद्रक से दूर जाएंगे। जैसे चुंबक है, अब चुंबक में उत्तर और दक्षिण ध्रुव है, नजदीक लाओगे तो आकर्षण होगा, लेकिन एक चुंबक को आप करी रोटेशन और दूसरे को दादर रखो तो आकर्षण होगा, नहीं होगा। दोनों उत्तर दक्षिण है, आप बोलोगे सर विपरीत ध्रुव है, आकर्षण तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। तो आकर्षण किस पर निर्भर होता है, डिस्टेंस पर निर्भर होता है, दूरी पर।
दूरी कम है तो आकर्षण ज्यादा है, दूरी बढ़ गई तो आकर्षण कम हो गया। और जब आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन फटाफट बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन फटाफट बाहर निकले मतलब धातु के गुणधर्म बढ़ गए, इसीलिए धातु होते हैं। ठीक है बच्चों। और देखो मैंने आपको क्या बताया कि के में हम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यानी हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, इसलिए उनकी संयोजकता क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आएंगे, और जो चीजें मैंने आपको बताई वो आप ध्यान में रखो। आवर्त में बाएं से दाएं परमाणु का आकार घटता है, धातु का गुणधर्म घटता है, अधातु का गुणधर्म बढ़ता है। ठीक है। समूह में ऊपर से नीचे परमाणु का आकार बढ़ता है और धातु का गुणधर्म बढ़ता है। बस इतना ध्यान में रखो, बाकी के उत्तर आपको उसमें मिल गए। अब तीसरा पार्ट, ये रासायनिक समीकरण वाला पार्ट देखकर आप लोग डर जाते हो, और रासायनिक समीकरण बहुत कठिन होता है लिखने में, याद करने में भी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप उसमें से कर सकते हो। अब रासायनिक समीकरण तो आपको लिखने नहीं आ रहा है और कठिन है, तो आप रासायनिक समीकरण की जो प्रकार है उनकी परिभाषाएं तो याद कर सकते हो। अब मान लो 2 नंबर का है, 1 नंबर तो परिभाषा पे होगी और 1 नंबर रासायनिक समीकरण लिखने पे होगा उदाहरण सहित। अब जैसे संयोग की अभिक्रिया पूछ दी और उदाहरण सहित स्पष्ट करो, उदाहरण नहीं याद है लेकिन संयोग की अभिक्रिया क्या होती है वो तो याद है, वो तो लिख दो। तो संयोग मतलब होता है जुड़ना, संयोग अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ को जोड़कर एक परिणामी पदार्थ जब आप बनाते हो, 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ को जोड़कर जब एक परिणामी पदार्थ बनाओगे तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोग की अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखो, 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर केवल एक परिणामी पदार्थ बनता है तो उसे संयोग की अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। अब उसमें अमोनिया वाला उदाहरण है, मैग्नीशियम वाला उदाहरण है, कैल्शियम ऑक्साइड वाला उदाहरण है। ये 3 उदाहरण है। ये 3 उदाहरण आप लिख के 10-15 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, और नहीं तो परिभाषा याद कर लो। विच्छेदन, नाम से ही पता चल रहा है, विच्छेदन, छेदन यानी अलग करना, तो विच्छेदन अलग करना। उसका दूसरा नाम है बेटा अपघटन। अपघटन, अपघटन या विच्छेदन की अभिक्रिया। तो अपघटन या विच्छेदन की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस अभिक्रिया में एक ही अभिकारी पदार्थ है, जैसे मैंने आपको एक बड़ा सा चौक दे दिया और उसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो अभिकारी पदार्थ क्या है, एक एक चौक है, उसके आपने 3 टुकड़े कर दिए तो वो परिणामी पदार्थ हो गया। तो विच्छेदन अभिक्रिया यानी जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक ही अभिकारी पदार्थ का विघटन 2 या 2 से अधिक परिणामी पदार्थ में हो जाता है, 2 या 2 से अधिक परिणामी पदार्थ में हो जाता है, तो उससे विच्छेदन। संयोग का उल्टा विच्छेदन है बच्चों। संयोग में मैंने क्या परिभाषा दी, 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर एक परिणामी पदार्थ, तो संयोग। विच्छेदन में एक अभिकारी पदार्थ का विघटन यानी टुकड़े टुकड़े होकर 2 या 2 से अधिक परिणामी पदार्थ, तो वो विच्छेदन है। विस्थापन, अधिक क्रियाशील धातु, जब जब किसी भी रासायनिक क्रिया में जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को हटाकर उसकी जगह खुद आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है विस्थापन में एक और भी होता है बच्चों, युग्म विस्थापन। युग्म मतलब जोड़ी, 2 अधिक क्रियाशील धातु क्या करेंगे, 2 कम क्रियाशील धातु को मारकर भगा देंगे, मतलब हटा देंगे, तो उसे युग्म विस्थापन कहते हैं। तो वो विस्थापन के अंदर ही आता है युग्म विस्थापन।
विस्थापन यानी एक अभिकारी पदार्थ, एक अधिक क्रियाशील धातु जब एक कम क्रियाशील धातु को हटा देता है तो वो विस्थापन हो जाता है। और युग्म विस्थापन यानी दो अधिक क्रियाशील धातु दो कम क्रियाशील धातु को हटा देंगे तो युग्म विस्थापन। जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो। उष्माग्राही, ग्राही मतलब ग्राही, ग्राही मतलब क्या होता है? लेना, अंदर लेना। तो जब ऊष्मा को किसी भी रासायनिक क्रिया में ऊष्मा अंदर ली जाती है तो उसको ऊष्माग्राही कहते हैं। जैसे खाना पकाते हैं ना, तो दाल चावल देखो ठंडा पानी रहता है, दाल चावल डालते हैं, कुछ समय के बाद तो क्या होता है, या कुकर गर्म हो जाता है, यानी ऊष्मा उसने अंदर ली, तो उसे ऊष्माग्राही कहेंगे। और जब खाना पकने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो ऊष्मा बाहर निकल जाती, हीट बाहर निकल जाती है, उसको ऊष्मा उन्मोची कहते हैं। तो ऊष्माग्राही यानी ऊष्मा अंदर आना, और ऊष्मा उन्मोची यानी ऊष्मा बाहर निकलना। जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही आप लिखो। ऊष्माग्राही ऊष्मा अंदर लेना, और ऊष्मा उन्मोची यानी ऊष्मा को बाहर निकालना। ठीक है। और ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन अंदर लेना और हाइड्रोजन बाहर निकालना। जब किसी रासायनिक क्रिया में ऑक्सीजन को जब जोड़ोगे और हाइड्रोजन बाहर निकालोगे तो उसे ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। और अपचयन, ऑक्सीकरण का उदाहरण देखो आपका क्षरण, जंग लगना। जंग का सूत्र देखो रिक्त स्थान में आता है Fe2O3 H2O, है ना? वो ध्यान में रखो। ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन होता है। अपचयन यानी हाइड्रोजन अंदर लेना और ऑक्सीजन बाहर निकालना। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन अंदर हाइड्रोजन बाहर, और अपचयन यानी हाइड्रोजन अंदर और ऑक्सीजन बाहर। देखो बच्चों, अपचयन का दूसरा नाम ना अवकरण भी है। पुराने बुक में अवकरण था, अब नए बुक में ना अपचयन वर्ड दे दिया है। तो दोनों में से जो आपको इजी लगेगा वो आप लिख सकते हो। ठीक है। और इन परिभाषाओं में जो रासायनिक समीकरण छुपे हुए हैं बच्चों, वो तो आपको पता ही है। ये मैंने आपको ये जो बताया है, जो अच्छे बच्चे हैं वो रासायनिक समीकरण उन्होंने किया है वो कर सकते हैं। लेकिन जिनको रासायनिक समीकरण में थोड़ी तकलीफ है लिखने में, वो नहीं कर पा रहे हैं, पहले तो ट्राई करिए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है कि हर जितने भी मैंने आपको परिभाषाएं दी उनके कम से कम एक दो रासायनिक समीकरण आप याद करके रखिए। और अगर नहीं तो बुरे से बुरे कंडीशन में ये परिभाषाएं कर सकते हैं। ठीक है। ये परिभाषाएं आप लोग याद कर सकते हो और उनको आप लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है देखिए, ये है अगर मैं आपको पूछूं, ये 3 हाथ मैंने आपको दिखाए हैं, अब आप इसमें पहचानिए कौन सा दाहिने हाथ का नियम है, कौन सा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है, और कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक है। तो अब अपना हाथ आप जिस जैसा ये आकृति दी हुई है ना, ये देखिए, इस आकृति को अगर आप देखिए तो ये आकृति आप देख के आप खुद ही समझ जाओगे सर ये दाहिने हाथ का नियम है, क्योंकि ये दाहिना हाथ ही दिख रहा है ना। तो ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 58 पर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है। और आपको पता है अंगूठा होता है, तर्जनी होती है और मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये 3 चीजें होती हैं बच्चों, ध्यान रखना। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा है उसके बाजू वाली जो उंगली है थोड़ी छोटी है, उसको तर्जनी कहते हैं। और उसके बाजू वाली वो सबसे बड़ी उंगली है, वो आपका क्या है? मध्यमा। ठीक है जनी।
और उसके बाजू में बड़ी वाली उंगली जो है वो क्या दिखाता है, विद्युत चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें ए बी सी करके आ सकता है, आपको पहचानना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। लेकिन आपको पता होना चाहिए अंगूठा, अंगूठे के बाजू में कौन है, तर्जनी, तर्जनी के बाजू में कौन है, मध्यमा। ठीक है, तर्जनी आप ऐसा भी सोच सकते हो जिसमें अंगूठी पहनाते हैं, नहीं, ठीक है, अंगूठे के बाजू वाली तर्जनी है और उसके बाजू में मध्यमा है। ठीक है, तो अंगूठा क्या दर्शाएगा आपको, अंगूठा विद्युत चालक के गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। फिर इसके बाद वाला डायग्राम देखिए बच्चों, इसके बाद का जो डायग्राम है वो आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बच्चों मेरी सलाह मानो, तो ये जो तीनों नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ का नियम, ये तीनों नियम ना एक नोटबुक में एक साथ लिख लो, तो आपको पता चलेगा क्या फर्क है ये तीनों में, और इन तीनों को कैसे याद करना है ना, वो आपको फटक से समझ में आ जाएगा। ये देखो बोर्ड में ना ऐसा डायग्राम आता है ब्लैक एंड व्हाइट, इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट लिया, कलर नहीं किया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप अगर अपने बाएं हाथ को इस तरह से बनाओ तो आप ये आकृति देखकर ही बता दोगे सर ये बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पहचान लिए, 1 नंबर मिल गया बच्चों, पहचान लिए ना। 1 मिनट सर, ये कोई स्क्रीन रोटेट कर रहा है क्या, प्लीज तो जरा बच्चों देखिए। स्क्रीन पे हाथ मत लगाओ कोई भी। ओके, सर रोटेट हो रहा है ये, दिख रहा है सर सही से। हाँ लेकिन अच्छा ठीक है सर। अब ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, अब वही फिर से आपको ध्यान में रखना है, तर्जनी मध्यमा तर्जनी सॉरी अंगूठा तर्जनी और मध्यमा, ये 3 चीजों के का ध्यान में रखना है। अंगूठा जो है तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे से लंबवत है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा और अंगूठा विद्युत चालक पर बल की दिशा दर्शाता है। ठीक है, अंगूठा क्या दिखाएगा, विद्युत चालक पर बल की दिशा, तर्जनी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। अब इसके बाद देखिए ये साइड में है, ये दाहिने हाथ का नियम है। ये दाहिने हाथ का नियम किसने खोजा है बच्चों, ये भी ध्यान में रखो, मैक्सवेल। तो इसलिए मैक्सवेल कॉर्क एंड स्क्रू नियम है। ये स्क्रू जो होता है ना, कभी कभी ना ये डायग्राम ना दे के स्क्रू वाला डायग्राम देगा, और जब आपको स्क्रू का डायग्राम मिलेगा तब आप समझ जाना कि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बच्चों वो क्या करेंगे ना, ये दाहिने हाथ की जगह पे स्क्रू दे देंगे, स्क्रू दे देंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये वाले डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो डायग्राम है दाहिने हाथ का नियम, तो दाहिने यानी विद्युत चालक यानी तार को आप इस तरह से लपेटो कि वो लपेट ले, तो चालक जो है विद्युत धारा की दिशा दर्शाएगा, मतलब अंगूठा विद्युत धारा की दिशा और लपेटी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं। तो ये 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए ये फ्यूज वाला आता है, ये वाला देखिए ये क्या है, कार्टेज फ्यूज, कार्टेज फ्यूज, कार्टेज फ्यूज है, नाम ध्यान में रखो, कार्टेज फ्यूज। और दूसरा वाला एमसीबी है, ये आपको पता है। और फ्यूज का यूज कहाँ पे है, वो होता है, ये भी आपको पता है, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, धक्का, नहीं तो अगर फ्यूज नहीं लगा होगा तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अतिभार जिसको हम कहते हैं, कभी कभी अतिभार हो जाता है, विद्युत धारा बहुत अधिक प्रवाहित हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से आग लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। उस दुर्घटना को बचाना है तो ये फ्यूज का उपयोग किया जाता है।
तो ये पहचानने के लिए आएगा बच्चों, कार्टेज, फ्यूज और एमसीडी, और उसका उपयोग जैसे मैंने बताया वही आप लिख दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये तीनों आकृति आपको पहचाननी है, तीनों मतलब कोई भी एक आ सकती है। पहचान लिए सही सही तो 1 नंबर मिल गया, उसके बारे में लिख दिए तो 1 नंबर मिल गया, 2 नंबर हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं। अब जूल का नियम क्या है कि अगर हमने ऊष्मा निर्मित होती है तो ऊष्मा जो है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती, विद्युत धारा के वर्ग, उसके बीच का प्रतिरोध और लगा हुआ समय के समानुपाती होता है। यानी ऊष्मा ये किसके समानुपाती है? उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग, उसमें जो प्रतिरोध होता है वो, और उसमें जो लगा हुआ समय है उसके समानुपाती होता है। यही जूल का नियम है। और विद्युत शक्ति, ये तो आपको पता है, किसी भी कार्य करने को के लिए जो शक्ति लगती है वही विद्युत शक्ति है। तो कितने पावर का, जिसकी इकाई वॉट है, देखो कितने वॉट का बल्ब यूज करते हैं उसके हिसाब से आपको लाइट मिलती है, वो आपकी विद्युत शक्ति है। परिनालिका, सोलेनाइड के बारे में देखिए आता है, सोलेनाइड, सोलेनाइड की परिभाषा लिखना है। विद्युत अवरोधक तार को, यानी तांबे के तार को अगर आप लपेट दो तो उसे हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। और उससे क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और विद्युत का फैराडे का प्रेरण, विद्युत फैराडे के प्रेरण फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के ऊपर ही है कि कुंडली में, कुंडली यानी जिस तार को आप लपेटते हो, जैसे परिनालिका में देखो, आप परिनालिका सोलेनाइड में मैंने आपको बताया ना, विद्युत अवरोधक तार, तांबे के तार को आप लपेट दो तो उससे हम क्या कहेंगे? कुंडली। तो कुंडली में से तो उसमें क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्मित होती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होने पर कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होती है। यानी जितना चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी उसके हिसाब से विद्युत धारा का निर्माण होता है। इसी को विद्युत धारा प्रेरित प्रेरण कहते हैं। अब ये आकृति आपको पहचाननी है। जैसे कि पहली आकृति आपको पता है, विद्युत जनित्र है, जनरेटर। और दूसरी आकृति क्या है? विद्युत चलित यानी मोटर है। अब विद्युत मोटर का क्या उपयोग है, विद्युत जनरेटर का क्या उपयोग है, दोनों किस सिद्धांत पर काम करते हैं? या तो कभी कभी क्या हो सकता है, 3 नंबर वाले में इसमें क्या करते हैं कि नाम हटा देंगे, वहां पे बॉक्स बना देंगे, आपको इनका नामकरण करना पड़ेगा और उसका उपयोग कहाँ पे है ये करना पड़ेगा। 2 नंबर में ये आपको पहचानने के लिए आएगा कि विद्युत, ये मान लो ये वाली आकृति आपको दे दी, पहली वाली आकृति दे दी, और आपको पहचानने के लिए बोलेगा कि ये कौन सी आकृति है, तो आप इसको पहचान के क्या बोलोगे? विद्युत जनित्र है, ठीक है, विद्युत जनरेटर है। ये वाली आकृति आई तो आप क्या लिखना? विद्युत चलित यानी मोटर है। दोनों आकृतियां देखो एक जैसी दिख रही हैं, थोड़ी सी अंतर है। अब आप सोचोगे सर क्या अंतर है? तो यहाँ नीचे देखो बच्चों, यहाँ नीचे बैटरी नहीं लगी हुई है, विद्युत जनित्र में यहाँ बैटरी नहीं लगी हुई, और यहाँ देखो यहाँ बैटरी लगी हुई है। ये फर्क है, और यही फर्क आप ध्यान में रखना। बाकी तो सब एक जैसा ही दिख रहा है, तो इसीलिए इस फर्क को आप ध्यान में रखना। और एक बार पहचान लिए तो 1 नंबर मिल गया, और उसका सिद्धांत आप लिख दोगे या उसके उपयोग आप लिख दोगे तो ये 2 नंबर हो जाएंगे। अब 5वां पार्ट है बच्चों ऊष्मा के विषय में। तो गुप्त ऊष्मा, अब देखो अवस्थाएं परिवर्तित होती है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है। जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है उसको द्रवणांक कहते हैं, और जिस तापमान पर द्रव गैस में बदलता है उसको क्वथनांक कहते हैं। अब वो ऐसे ही थोड़ी ना बदलेगा, उसको हीट देनी पड़ेगी ना, ऊष्मा। तो जितनी हीट आप दोगे उसको हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा, छुपा हुआ ऊष्मा है, देना पड़ेगा। ठीक है, दोगे तो ही काम होगा, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। अब विशिष्ट गुप्त ऊष्मा भी होती है। अब विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या है कि मान लो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान मुझे बढ़ाना है। अब मान लो मेरे पास 60 डिग्री सेल्सियस तापमान है,
60 से 61 करना है। तो 60 से 61 करने के लिए जितनी ऊष्मा आप दोगे वही विशिष्ट गुप्त ऊष्मा हो। ठीक है। अब ठोस को द्रव में बदलोगे तो ठोस पिघलता है ना, तो पिघलने की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा हो गई। द्रव उबलता है तो उबलने की गुप्त ऊष्मा हो गई, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा हो गई। ये सब उसके पार्ट है। पुनर्निर्माण आपको पता है, डायग्राम दे सकता है पुनर्निर्माण का, और उसके आधार पे पहचानो कि ये कौन सी डायग्राम है, तो आप पुनर्निर्माण पहचान सकते हो। तार देखो, बीच में बर्फ की सिल्ली लेते हैं, बीच में तार लटका देते हैं, दोनों तरफ समान वजन लटका देते हैं, तो बर्फ क्या होता है, धीरे धीरे कटता है। दाब बढ़ने की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से वो बर्फ कटता है, लेकिन जैसे जैसे दाब कम होता है बर्फ फिर से जम जाती है। इसी को पुनर्निर्माण कहते हैं। पुनर् मतलब फिर से, हिरमायन मतलब बर्फ, हिम मतलब बर्फ होता है, फिर से बर्फ बनना, पुनर्निर्माण। तो फिर से बर्फ कब बनेगा, तार के प्रेशर की वजह से क्या होता है, बर्फ कटने लगता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर कम होगा क्या होगा, बर्फ फिर से जम जाएगी। इसी को पुनर्निर्माण कहते हैं। आप ऐसे भी लिखिए। ठीक है। फिर इसके बाद है ओसांक। ओस, इस समय गांव में ठंडियों में देखो बहुत ज्यादा ओस पड़ती है। तो जिस बिंदु पर, जिस तापमान पर ये वातावरण में पानी की बूंदें इकट्ठा होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ओसांक कहते हैं। एक विशिष्ट तापमान पर असंतृप्त हवा, संतृप्त हवा और असंतृप्त हवा होती है। तो असंतृप्त हवा को लेकर उसका तापमान, अब आप सोचोगे संतृप्त और असंतृप्त में क्या फर्क है सर। संतृप्त का मतलब होता है इकट्ठा किया हुआ, जैसे गुल्लक में आपने पैसा इकट्ठा किया है, वो आपका संतृप्त है। लेकिन उतने ही पैसे आप अपने घर में बिखरा दो, फैला दो, फेंक दो पूरे घर में, तो वो असंतृप्त है, बिखरा हुआ है। उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करके जब आप लाओगे, इसीलिए तो बादल बनते हैं। देखो ठंडी में गांव में सुबह के टाइम पे हल्की बारिश होती है। क्यों, जब वातावरण में ओस की बूंदें ज्यादा जमा हो जाएंगी ना, तब दबाव बढ़ता है, और दबाव होने की वजह से वो बूंदें इकट्ठा होकर पानी के रूप पर धरती पे गिरती है। लेकिन वो जून जुलाई वाली बारिश नहीं है, ये ओस के पानी की बारिश। जब दाब ज्यादा बढ़ गया, जैसे बलून में हवा ज्यादा भरो तो क्या होता है, फट जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे जब वातावरण में ओस की बूंदें बहुत इकट्ठा हो जाएंगी, तब वही पानी के रूप में जमीन पर गिरती है। तो जिस बिंदु पर ये ओस की बूंदें बनती है, उसी को तो ओसांक कहते हैं। इसीलिए तो देखो दिया, एक विशिष्ट तापमान पर वातावरण में जो बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा करना। तो असंतृप्त हवा को लेकर उसका तापमान कम करते गए, तो तापमान कम होते समय जिस तापमान पर वाष्प, हवा का वाष्प क्या होता है, इकट्ठा होता है। देखो हवा का वाष्प ही रहता है ना, ओस की बूंदें क्या है, वो क्या रहती है, हवा ही रहती है, ठंडी हवा रहती है। गर्मी में ओस दिखाई देती है नहीं, क्योंकि गर्मी में इतनी गर्म होती है कि वो पिघल जाती है, ओस बनती नहीं है। ओस कब बनती है, जब तापमान कम होता है, 12 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, तब ओस बनती है। और 4 से कम हो जाएगा तो ओस भी नहीं बनेगी बच्चों, बर्फ बन जाएगी। हिम वर्षा जिसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह में हिम वर्षा होती है, अपने यूपी साइड में ओस की बारिश होती है, वहां ओस बनता है, क्योंकि वहां तापमान माइनस में नहीं जाता है, प्लस में रहता है, 11 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसा। तो उस पर आपको ओस मिलेगी। लेकिन जैसे ही माइनस में आ जाएगी वो बर्फ हो जाएगी, तो हिम वर्षा जिसको कहते हैं, बर्फ की बारिश होती है। तो ये फर्क है बच्चे, कि बिखरी हुई हवा को आप इकट्ठा करके संतृप्त करते हो, तो वो पानी की बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाती है। उसी को हम ओसांक कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता के विषय में है। बहुत ज्यादा टाइम होते जा रहे हैं। इनकी परिभाषाएं आप अपनी बुक से आप कर सकते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। ऊष्मा विनिमय का विशिष्ट ऊष्मा धारिता, वो जो 3 चीजें हैं, देखो लोहा, तांबा और सीसा, इन तीनों को गर्म करके जब आप मोम में डालते हो
तो लोहा बहुत नीचे तक आता है, फिर तांबा और फिर सीसा। मतलब पदार्थ के द्रव्यमान पर भी निर्भर होता है। इकाई द्रव्यमान वाला पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा लगती है उसी को विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। और सर जी ऊष्मा, टाइम ज्यादा हो गया सर। हाँ सर, बस ये लास्ट है। और ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत, ऊष्मा का जो आदान प्रदान है, जैसे मैंने बताया ना, खाना बनाने के लिए ऊष्मा को अंदर लिया और ठंडा करने के लिए ऊष्मा को बाहर निकाला। तो ऊष्मा का अंदर आना, ऊष्मा का बाहर जाना कहाँ से कहाँ होता है? ऊष्मा ऑलवेज, हीट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मतलब गर्म से ठंडे की तरफ हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसी को ऊष्मा विनिमय का सिद्धांत है। तो ये कुछ प्रश्न है जो आ सकते हैं पानी के संगत व्यवहार पर, पानी का फैलना, शिथिलन और प्रसरण के आधार पर होता है। तो ये प्रश्न आपका, ये सब तीनों प्रश्न है, इनमें से कोई भी एक प्रश्न है। ओके, तो क्वेश्चन करना है बच्चे लोग आपको। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? सवाल हाथ उठाओ, हाथ उठाओ बच्चों। किसी को कुछ सवाल पूछना है? ठीक है सर, फिनिश करते, बहुत ज्यादा टाइम हो गया सर। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। बाय सर।